हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर एना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ दो तीन चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है। अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है सुबह 10 बजे। संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड RENA10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस। आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं। यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों। अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर लिए। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना। मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड RENA10 लगाएं। अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम, नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इनएप्रोप्रिएट चीज, तो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों, इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है। ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है। लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, आ जाओ भैया। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं सेल। सेल दुनिया का ऐसा टॉपिक है, यूपीएससी से लेकर हवलदार, हवलदार से लेकर डीएम तक, अगर कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ये टॉपिक आपको पक्का तंग करने वाला है। लेकिन बात आती है कि भाई अब इस टॉपिक को हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है। तो जब टॉपिक को हैंडल करने की बात आती है गाइस, तो कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस आपको थोड़ी सी बारीक बारीक सी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये क्लास आपकी 2 पार्ट्स में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। चलिए, तो पहला पार्ट जो आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर से पहले, ठीक है, सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम समझेंगे आपसे। जैसा आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है इसकी जब हम बात करते हैं जीवन की, तो जीवन शुरू से हम क्या पढ़ते आए हैं कि भाई जीवन की इकाई क्या है? जीवन की इकाई कोशिका। और जीवन की इकाई कोशिका है, तो इसका मतलब कि दुनिया में सारी चीजें सेल से बनी। बच्चों, दुनिया की सारी चीजें सेल से बनी है और कुछ चीजें पूरी सेल ही जीवन है, यानी कि सेल में ही वो पूरा जीवन जी रहे हैं। जैसे अमीबा, अमीबा क्या है? एक पूरा सेल है, उसके ना हाथ है ना पैर है ना अलग से कोई ब्रेन है ना अलग से कोई स्टमक है, एक छोटा सा सेल है और उसी के अंदर उसके सारे पुर्जे लगे हुए। तो बच्चों, वही आज हम डिस्कस वाले आपसे कि जब हम जीवन की इकाई की बात करते हैं, संरचनात्मक, भौतिक और बहुत सारी, एवरी यूनिट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सेल। सेल शब्द आपको पता ही किसने दिया था? सेल जीवन की इकाई है, और ये शब्द हमें दिया था रॉबर्ट हुक्सर ने। उन्होंने बोला था जीवन की सबसे छोटी इकाई है सेल। उन्होंने एक लकड़ी के सूखे टुकड़े में, तो बोला जाता है कॉर्क कैम्बियम। और बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मृत टुकड़ा था और इस मृत टुकड़े में उन्होंने जीवन की संभावना को खोजा। उन्होंने एक कॉर्क कैम्बियम का टुकड़ा लिया, उसको हार्ड माइक्रोस्कोप से देखा था, ग्लास से देखा था, और वहां से उन्हें पता चला कि भाई ये तो अंदर छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। तो स्टडी ऑफ सेल का क्या नाम रख दिया गया? साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। अच्छा, उनकी किताब आई थी 1665 में, उन्होंने ये खोज करा था, माइक्रोग्राफिया नाम से उन्होंने किताब पब्लिश करा था, जिसमें अपना जो भी ऑब्जर्वेशन था वो उन्होंने उसमें शेयर किया था, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ और बताऊंगी गाइज। आप हमेशा से, मैं क्वेश्चन आपसे पूछती, कभी मेरी क्लास होती है कि भाई लाइफ, जीवन की जब शुरुआत हुई तो जीवन में सबसे पहले क्या आया? तो
क्या जवाब दोगे आप बताओ? लाइफ सबसे पहले दुनिया की जब शुरुआत हुई तो क्या आया? और सामने आंसर लिखा हुआ है आपके बच्चे, देखिए। जब दो चीजें हैं, लाइफ किसको बोलते हैं? लाइफ किसमें है? जिसके पास डीएनए है। जीवित किसको बोलोगे आप? जिसके पास डीएनए है। और डीएनए का होना इस बात का सूचक होता है कि ये चीज लिविंग है। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात बच्चों, दुनिया में सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरिया। कौन आया था दुनिया में? द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। 50 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले कौन आया? बैक्टीरिया आया। अच्छा, आप कई बार कोई किताब उठाते हो तो वहां पर आपको अलग अलग आंसर्स नजर आते हैं। जैसे मान लीजिए अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, उसमें बैक्टीरिया दिया ही होगा, बैक्टीरिया की जगह आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो वहां पे एक शब्द लिखा हुआ आ जाता है बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। और इसको आप हिंदी में बोलते हो नील हरित शैवाल। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चों। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ना ऑप्शंस पे बदल जाते हैं। अगर मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली आपसे ये बोलूंगी कि भाई बैक्टीरिया इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये दुनिया में सबसे पहला जीव है जो आया, जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। लेकिन जब ऑप्शन में है ही नहीं बैक्टीरिया, मान लीजिए वहां पे बीजीए दे दिया आपको, तो ऐसे में आप क्या सिलेक्ट करोगे? बीजीए। अब हो सकता है बीजीए भी दे दिया हो और एक चीज और दे दी हो, एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है आर्की बैक्टीरिया। अब आप बोलोगे मैम अब हम क्या जवाब दें? तो बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम सायनो, सायना का मतलब होता है नीला हरा, तो साइनो बैक्टीरिया इसी को बोलते हैं। तो बच्चों साइनो बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की ही प्रजाति का बैक्टीरिया होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या खूबी है? कि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। और ऑप्शन जो भी आपको मिले, आप, मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी कि भाई जो भी संभावना हो आप उसके हिसाब से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। अब आपको मैम अगर साइनो भी है और आर्की भी है तो बच्चों मैंने अभी आपसे क्या बोला कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी इट शुड बी आर्की बैक्टीरिया। पहला प्रायोरिटी क्या जाएगा हमारा? आर्की बैक्टीरिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब वापस आते, छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करती हूँ बच्चों। जब हम जब पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, तो वहां पे हम किंगडम्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं वहां पे? किंगडम्स पढ़ते हैं। मैंने आपको, अगर आपने आज पहली बार मेरी क्लास में आए तो कल ही मैंने 2 दिन का क्लास हुआ, उसमें मैंने पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए 6 किंगडम है आपके। पूरा जो पूरी जो धरती है इसको हमने 6 साम्राज्य में बांट दिया। कितने साम्राज्य? जैसे अशोका का साम्राज्य था, है, तो 6 साम्राज्य में बांट दिया। तो सबसे पहला किंगडम आता है जहां से पढ़ना शुरू करते हैं बायोलॉजी, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है मोनेरा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जितने भी दुनिया के बैक्टीरिया है, चाहे बाकी बैक्टीरिया है, चाहे वो साइनो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया, यार कोई भी, इट कुड बी एनी बैक्टीरिया, कौन से किंगडम में रखा जाएगा उसको? प्लीज, आप ये बहुत गलत करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा। कौन से किंगडम में रखा जाएगा? मोनेरा। all bacteria are monerans and all monerans are bacteria, और all bacteria and monerans belong to, अब आएगी हमारी जो आज का टॉपिक है सेल। सेल दो प्रकार के थे, एक जब जीवन की शुरुआत हुई और एक जब आधुनिक जीवन आ गया। यानी कि जीवन की जब शुरुआत हुई उस समय कौन सा सेल था और उसके बाद कौन सा सेल आया? तो बच्चों जिस समय जीवन की शुरुआत हुई उस समय था प्रोकैरियोट। प्रो मतलब पुराना और यू मतलब नया, आधुनिक सेल। प्रो से हम यू पे पहुंचे। जितनी भी प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में सारी किससे बनी है? यूकैरियोटिक। केवल बैक्टीरिया बेचारा ऐसा रह गया जो प्रोकैरियोटिक, उसी से जीवन का शुरुआत हुआ, आज भी हमारे बीच में। और कहते हैं कि भाई जब सृष्टि का विनाश होगा तो उसके बाद भी एक ही जीव रह जाएगा, दैट इज बैक्टीरिया। तो ये आप ये मान के चलिए कि इसी से जीवन का शुरुआत हुआ और प्रोकैरियोटिक यही है दुनिया में, केवल यही है और कोई प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा दुनिया में जितने भी जीव हैं सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। चलिए आ जाइए, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे कि भाई दुनिया में पहले कौन आया, किस तरीके से, कौन से किंगडम में रखा जाएगा, ठीक है। तो समझ गए बच्चों? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो इकट्ठा करते रहिए, डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास कई सारी बातें आ गई, अब आ जाओ।
अब एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, मैंने बिल्कुल सामने लिखा हुआ है उसको, कि दुनिया का सबसे छोटा जीव, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि बहुत आता है एमसीक्यू। क्या ये आज भी मिलता है? हाँ जी, आज भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या है? नाम नोट करिए, बैक्टीरिया ही है। लेकिन ये जो भाई है, ये बड़े अद्भुत बैक्टीरिया हैं। दुनिया के सारे बैक्टीरिया एक तरफ और ये वाले भाई साहब एक तरफ। इनका नाम है पीपीएलओ, और इनको दूसरी भाषा में हम माइकोप्लाज्मा भी नोट कर सकते हैं। है? तो दुनिया के सबसे छोटे जीव कौन है? एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको सामने लिख दिया है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। इनमें क्या अद्भुत है अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं स्लाइड पर वापस चल रही हूँ बच्चों। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी आपको पता चल गया। उसके बाद धीरे धीरे हम बायोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े, और आगे बढ़ते 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 सेल थ्योरी में पढ़ गए। तो 18वीं शताब्दी में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्लाइडन और एक का नाम था शॉन। तो दोनों ने थ्योरी का प्रतिपादन करा, उसका नाम था कोशिका सिद्धांत। उसमें उन्होंने बोला कि वो दुनिया की हर चीज सेल से बनी है और सेल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। एवरीथिंग इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, इज कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, और जीवन ही जो जीवन है वो सेल से जुड़ा हुआ है, सेल नहीं तो जीवन। तो ये सेल थ्योरी उन्होंने दिया। उसके बाद बच्चों, अब हम जब बायो पढ़ते हैं तो हम एक ज्यादातर हम एक हिरार्की आपको पढ़ाते हैं कि भाई कोशिका कोशिका से मिलकर बनेगा ऊतक, और ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, के बाद ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये एक हिरार्की है बायोलॉजी में, आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज करा तो उन्होंने एक डेड सेल खोजा। लकड़ी के सूखे टुकड़े में कोई जीवन नहीं था, था, मरा हुआ था। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो लिविंग सेल किसने खोजा? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बच्चों? दैट इज एंटनी वी लीवेनॉक। ही इज द पर्सन, ही इज एक्चुअली द पर्सन 18वीं शताब्दी में आए थे, और इन्होंने ही दुनिया को बताया कि भाई जीवन जो है बहुत छोटा है। और उन्होंने अमीबा को देखा, उन्होंने, ही इज द पर्सन जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप इजाद करा। इन्होंने अमीबा को भेजा, इन्होंने बैक्टीरिया को भेजा, इन्होंने ब्लड सेल को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, इन्होंने ह्यूमंस पर, मानव शुक्राणु को देखा, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्यूरोसिटी में बहुत सारी चीजें देख डाली। और ही इज द एक्चुअल पर्सन जिन्होंने हमें लिविंग सेल के बारे में बताया कि भाई लिविंग सेल होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि एक्चुअली यहाँ से सेल के बारे में तो अध्ययन था वो शुरू। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये सब आपको बता चुके। अब ये तो बात है सेल की, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि दो तरह की कोशिका थी। पूरी दुनिया एक तरफ बैक्टीरिया जिसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और बाकी दुनिया एक तरफ यूकैरियोटिक। हम कौन है? यूकैरियोटिक। कुत्ता कौन है? यूकैरियोटिक। चिड़िया कौन है? यूकैरियोटिक। कीड़ा कौन है? यूकैरियोटिक। मतलब एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज यूकैरियोटिक एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। वायरस तो बहुत ही अलग चीज है। वायरस ना तो जीव है ना निर्जीव है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। वायरस को यहाँ बिल्कुल मत लाइएगा, ठीक है। अभी हम वायरस पे कहीं नहीं है, और वायरस इस पूरे आज के पूरे डिस्कशन में हम वायरस को कहीं डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों पूरे नाम दिखा देती हूँ कि भाई हमारी कोशिका या कोई भी नॉर्मल कोशिका क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा, सबसे बाहर होता है सेल वॉल। जब आप घर में घुसते हो सबसे पहले क्या मिलती है आपको? दीवार, कोशिका भित्ति, भित्ति माने दीवार। और हमेशा याद रखिए कि बच्चों ये केवल दो ही जगह मिलती है जहां पे आप अक्सर गलती करते हो। लास्ट ईयर के यूपीएससी के पेपर में आया था, सीधा क्वेश्चन था, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलो बच्चों ने इसे भी, हलवा चीज को भी गलत कर दिया। तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहां पर मिलता है? केवल दो जगह, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया डू हैव अ सेल वॉल। भाई उन्हीं से तो सारे लोग बने, अगर उनपे नहीं होता तो प्लांट्स पे कहां से आता? अभी समझिए ना कि सबके जो पूर्वज है ना, इस धरती पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सबके पूर्वज कौन है? बैक्टीरिया सबके पूर्वज है। और बनने के बाद, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए लकड़ी का,
तो अगर हम लकड़ी की बात करें तो भाई सीधी सी बात है कि भाई लकड़ी जो है वो मृत होती है। तो सेल वॉल हमेशा इट इज अ डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, बनने के बाद ये डेड हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक जबरदस्त बात आपको बताने वाली हूँ, प्लीज उसको नोट कर लें आप अपनी अपनी कॉपीज में। मैंने अभी आपसे बोला कि दुनिया के हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, केवल एक के पास। तो दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गाइस बताया था। क्या नाम बताया था मैंने आपको? क्या नाम बताया था? दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ये भाई साहब सेल वॉल के बिना ही बैक्टीरिया, क्या चीज है माइकोप्लाज्मा दोबारा बता देती हूँ। और बच्चे जो अभी भी हमारी वीडियो पर आ रहे हैं भाई जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर करते रहिए। नमस्कार प्रणाम सभी को, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो माइकोप्लाज्मा ये क्या चीज है भाई, दोबारा बता देती हूँ। बैक्टीरिया, दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया, पेपर में आता है क्वेश्चन। इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, बाकी दुनिया हर पौधे के पास और हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको जो लर्न करना है कि बाहर से अंदर की तरफ हम जब आते हैं कोशिका में, तो सेकंड चीज क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ये दुनिया के हर पार्ट में, आप हर लिविंग, अगर ये नहीं तो समझ लीजिए जीवन ही नहीं है, जीवन संभव ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली, इससे क्लियर नहीं बता सकती मैं, जीवन संभव ही नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट यहां से मैं आपको और बताऊंगी, बड़ा यूनिक सा पॉइंट है जो पेपर में आया था, मैंने अभी पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ कि जब आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है, कोई भी वायरस अटैक करता है, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी दवाई, कोई जहर, कोई टॉक्सिन, एनीथिंग जो आपके बॉडी के संपर्क में आ रही है, संपर्क मतलब आपने खा लिया या इंजेक्शन लगा लिया या गलती से कुछ हो गया या किसी जहरीले जीव ने आपको काट लिया, तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी ऐसा कोई एनकाउंटर होता है आपके शरीर के साथ किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट का, मतलब किसी बाहरी टॉक्सिन का, किसी बाहरी केमिकल का, एनीथिंग, ठीक है, तो एक बात समझ के चलिए गाइस कि सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है किसी भी बाहरी चीज, आपने कोई वैक्सीन लगवाया, चलिए मैं वैक्सीन को भी यहाँ पे जोड़ देती हूँ। आप कोई ड्रिप लगवा रहे हो, बीमार हो, डॉक्टर ने आपको ड्रिप लगाया, तो आपकी जब बॉडी के अंदर उसको घुसेड़ा, तो आपके शरीर में बच्चों 75 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। अब आप सोचिए कि जब आप उसे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ाएंगे, तो ब्लड से उस जगह पर, मान लीजिए पेट की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया, तो पेट का इलाज चल रहा है आपके, ठीक है। अब पेट का इलाज चल रहा है तो एक बात समझिए कि पेट का इलाज चल रहा है, ठीक, लेकिन पेट तक दवाई तो जानिए कैसे भेजेंगे उसको? इंजेक्शन के माध्यम से भेजेंगे। इंजेक्शन के माध्यम से कहाँ जाएगा? वो ब्लड में जाएगा, ब्लड पर जाएगा तो ही तो वहां जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपके बॉडी में कोई भी बाहरी चीज अगर जाती है तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से होकर उसे गुजरना पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन ही ये तय करती है, ये झिल्ली तय करती है कि भाई ये चीज हमारे बॉडी में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। आपको पता कोविड वायरस हम पे इतना हावी क्यों हो गया, कभी सोचा आपने? इसलिए हावी हो गया क्योंकि हमारा बेचारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन लगा हुआ था बच्चों, उसके ऊपर इस पे गेट्स होते हैं जगह जगह, इसमें ऐसे करके लॉक गेट्स होते हैं जगह जगह। आप कभी माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखिएगा, कभी गूगल पे इमेज देखिएगा, ऐसे लॉक गेट्स होते हैं जगह जगह, उसको प्रोटीन गेट्स बोला जाता है। तो जैसे कोई बाहरी चीज अंदर आती है, अंदर ही बाहर जाती है, तो बच्चों ये गेट खुलते और बंद हो जाते हैं। तो ये चेक करते हैं कि भैया ये आपका ही है या कोई हमारा डेंजर तो नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज हमेशा समझ के चलनी है कि सेल मेम्ब्रेन इज द गेट, ये अलाउ करेगा तभी। तो वायरस ने इस चीज को तो कब्जा लिया, इसने इसको रिश्वत दे दिया कि भाई मुझको अंदर जाने दे तू। तो बच्चों उसके ऊपर जो रिसेप्टर लगा हुआ था ना, वो रिसेप्टर वायरस को पहचान नहीं पाया और उसने सीधा आपके बॉडी में नाक और कान के जरिए आपके बॉडी में उसको एंट्री दी। तो ऐसे ही होता है जब भी और कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नाक से, कान से, स्किन से, कहीं से भी आपके बॉडी में जब अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, दवाई, मेडिसिन, वैक्सीन, एनीथिंग गाइस, तो रास्ता कहाँ से होगा? सेल। बहुत यूनिक पॉइंट मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलती हूँ और पहले लिस्ट देख लेते हैं हमारे सेल्स में क्या क्या होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अंतःस्रावी जाली का, गोल्जी का है,
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। बच्चों प्लीज इसको नोट करते रहे, जो बच्चे अभी मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। लाइसोसोम, ठीक है, और राइबोसोम के बाद बच्चों अंतिम, बिल्कुल जब बिल्कुल सेल के बिल्कुल बीचों डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हो, तब वहां जाकर कहीं पर आपको एक छोटी सी बॉल नजर आती है। उस बॉल को हम लोग कहते हैं केंद्र, यानी कि, और इस न्यूक्लियस के और अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। क्या मिलेगा बच्चों जी? न्यूक्लियोलस आपको। और यही एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर आप क्या, आपकी प्रजाति का सारा डीएनए, टोटल डीएनए ऑफ योर बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। आपके बॉडी में अगर 75 ट्रिलियन कोशिका है तो हर कोशिका के पास क्रोमोसोम होगा, हर कोशिका के पास केंद्रक होगा, और हर एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, एक्सेप्ट आरबीसी आपके बॉडी में हर जगह आपको क्रोमोसोम्स। अब जैसे हमारी प्रजाति क्या है, हम होमोसेपियंस, तो भाई गुणसूत्र क्या है? हमारी प्रजाति का सूचक है कि भाई इंसान है। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अगर यही 42 हो जाए तो हम क्या बन जाएंगे? बांदर बन जाएंगे। बांदर मतलब रीसस मकाका। क्या बन जाएंगे गाइस? रीसस मकाका, बांदर हो जाएंगे हम। और अगर हमें गोरिल्ला बनना है तो 48 क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स जो गोरिल्ला है? 48 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो एग्जैक्टली बताने का मेरा पॉइंट ये है कि आपके बॉडी का जो एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स होता है, कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है? डीएनए। और डीएनए कहाँ पे मिलेगा आपको? सॉरी, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स डीएनए के साथ लिपटे रहते हैं, और ये डीएनए कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पर है? आपके न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक, तो हम कहते हैं केंद्रिका, तो वहां पर आपको ये, ठीक है बच्चों, नोट करते रहिए प्लीज। और जो भी डाउट्स उसको फिलहाल लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी फ्लो में आपको करा रही हूँ, उसके बाद एक साथ डाउट्स पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं मुझे और याद आ गई, जो पेपर में अक्सर कभी कभी आ जाती है। बच्चों जब हम वायरस को कभी स्टडी करते हैं ना, तो हमेशा एक बात याद रखना कि वायरस के पास भी डीएनए होता है वायरस के पास भी डीएनए, लेकिन के पास ये सारी चीजें नहीं होती जो मैंने अभी ये सब लिखवाया ना, ये सब कुछ नहीं। वायरस के पास बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन का एक कवर होता है इस पे, और एक लिपिड, लिपिड यानी कि वसीय एक वॉल बनी होती है, ताकि ये हर किसी होस्ट में घुस जाए। तो प्रोटीन और लिपिड्स तो होते हैं इसके पास, और साथ में इसमें एक ही चीज होती है बच्चों, या तो उसके पास डीएनए होता है या उसके पास आरएनए होता है। ये मेन चीज आपको याद रखनी है। बाकी दुनिया के हर जीव में दोनों मिलेंगे, डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा। डीएनए की लोकेशन मैंने अभी आपको बताई, केंद्रिका, ठीक है। लेकिन वायरस भाई साहब जो है, ये दो अलग अलग इसी बात पे डिवाइड कर दिए जाते हैं कि भाई वायरस डीएनए वाला है कि वायरस आरएनए। फॉर एग्जांपल जो आपको कोविड का वायरस है, ठीक है, यहीं से समझा देती हूँ आपको। जो आपका ये कोविड का वायरस है, कोरोना वायरस है बच्चों, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इट इज आरएनए। ये आरएनए बेस्ड वायरस है, ठीक है। इसको मैंने अभी जैसे आपसे बोला कि कभी विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है ये। तो फिलहाल के लिए बताती हूँ कि आरएनए की जो हम कैटेगरी बच्चों कभी बनाते हैं वायरस की, सॉरी, तो हम इसके आधार पर बनाते हैं कि उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि उसके अंदर जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, क्या आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। तो उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है, वो क्या चीज, ठीक है। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन, आनुवांशिक पदार्थ, अब डीएनए आरएनए, वही मैं आपसे बता रही थी, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कोविड का, ठीक है। ऐसे ही बच्चों के पोलियो की बात करें तो पोलियो कैसा होता है? पोलियो, पोलियो इज डीएनए बेस्ड। पोलियो में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए। तो इस तरीके से जितने भी आपने वायरल डिसीज पढ़े बच्चों, हर किसी में अलग उसका पैटर्न होता है, और इन्फेक्ट करने का तरीका भी अलग होता है, और काम करने का अलग होता है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम क्या इस पे सेल मेम्ब्रेन होती है? मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन होती तो वो सेल ही ना बन जाता। बट वायरस इज नॉट, इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग।
है ना। ये एक समझ लीजिए कि जीवित वस्तु है, ये जीवित प्रोटीन है, इट इज अ लिविंग प्रोटीन। आप ये तो कह सकते हो कि जीवित प्रोटीन है ये, लेकिन एक जीव है, इट इज नॉट अ जीव। वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल चिपका लीजिए और इसी बात पे दे ताली, लाइक हो जाए। चलिए, अच्छा जी, तो अब मैंने आपको पूरा बच्चों बता दिया कि भाई बॉडी में क्या क्या चीजें होती है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बातें आपको बताई, हमने डिस्कस करी। आ जाइए। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि जब आप कोशिका के अंदर घुसते हैं, और हाँ, एक बात और आपको आपको मुझे एक बात और बतानी थी कि जब हम यूकैरियोटिक कोशिका, मैंने अभी आपसे बोला ना कि दुनिया में बैक्टीरिया को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक है। तो बच्चों, ये भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक प्लांट वाले यानी कि पादप कोशिका, और एनिमल सेल यानी के जंतु। ठीक है, और ये द मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि भाई इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि पादप कोशिका विल ऑलवेज हैव अ सेल वॉल। बस, अगर आप बिल्कुल बाहर से भी चेकआउट कर लीजिएगा कि भाई देख के ही पता लग जाए कि अंदर ना देखना पड़े, तो प्लांट सेल ऑलवेज हैव अ सेल वॉल, बट एनिमल सेल्स डोंट हैव अ सेल वॉल। और प्लांट्स के अलावा मैंने आपको एक जगह और बताई थी बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया इज नॉट अ यूकैरियोटिक, इट इज अ प्रोकैरियोटिक। तो छोटी छोटी बातें हैं तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला उठाते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपका सेल जो है जेली जैसा होता है। अब हर कोई जेली के अंदर ना आ पाए, इसके लिए बाहर कंट्रोल चैनल्स लगे होते हैं, टॉल गेट। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर टॉल गेट एंट्री होती है ना, भाई टॉल टैक्स दो और जाओ, या परमिट दिखाओ और जाओ। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली दो बातें आपको याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन इज द एंट्री ऑफ अ सेल। तो ये एक झिल्ली होती है और इसका नाम हमने रख दिया है सेमी परमिएबल। कुछ चीजों को ये अंदर आने देगी और कुछ चीजों को ये बाहर ही छोड़ देगी। किससे बना होता है ये? लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत आता है पेपर में ये कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। बच्चों नोट कर लीजिए प्लीज, प्लस लाइपोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड्स। तीन चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स या फॉस्फो, यहाँ पे फॉस्फोरस का नाम भी आएगा, भाई फॉस्फोरस होता है। अब आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो, मैंने आपको तीन नाम लिखवाए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोग्लाइकोलिपिड्स। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है जिससे बना होता है बच्चों ये मुख्य कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले सभी पदार्थों का जो इंटरेक्शन होता है सबसे पहले इन्हीं भाई साहब से होता है। और यहीं पर आप बहुत सारी चीजों को गलत कर देते हैं, तो ये आपको गलत नहीं करना। उसके बाद बच्चों अंदर जाइएगा तो जेली मिलेगा, और जेली के अंदर जितने नाम मैंने आपको लिखा सारे उसी जेली के अंदर तैरते रहते, सारे इसके अंदर पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस भी देखिए बीच में आपको दिख रहा होगा, सामने बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, जो आपकी कोशिका का पूरा आनुवांशिक संरचना की, आप कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, डॉगी है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, बंदर है, क्या है आप, आपका परिचय क्या है? आपका परिचय है आपका क्रोमोसोम। तो वो कहाँ मिलेगा आपको? डीएनए। बच्चों इसलिए हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये आपके बॉडी का, या आपकी बॉडी का समझ लीजिए कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर बॉडी है, ब्रेन ऑफ योर सेल। आपका सेल क्या बनाएगा, क्या करेगा, कब जिएगा, कब मरेगा, कब क्या करेगा, ये सारा जो डिसीजन लिया जाएगा, कौन लेगा चाहिए? पूरे डिसीजन को गाइस कौन लेगा? ये सारा डिसीजन लेगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, और आपके बच्चों ये जो जेली होता है ना, जेली जेली जेली, इसके अंदर 88% पानी होता है, 88%। और पानी और बाकी सब जेल मैट्रिक्स, ग्लूकोज वगैरह जितना भी आपकी बॉडी का हार्मोन, विटामिन, एंजाइम,
ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, वॉट एवर, आयरन वायरन, पानी, नमक, चीनी, ग्लूकोज, एवरीथिंग वो आपके साइटोप्लाज्म, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो ये आपके बॉडी के एक तो आपकी कोशिका को मेंटेन करता है, उसकी शेप बनाकर रखता है। दूसरा, आपके बॉडी में सारे जो भी रिएक्शन हो रही है उनको एक मीडियम देता है कि भाई आप कर लो आराम से, ठीक है। तो ये बेसिकली कोशिका द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोशिका द्रव्य ना हो तो कोई भी आपके बॉडी में कोई भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज, वाइटामिन, हार्मोन्स, ये सब आप जो यूज कर पाते हो, पेट से खा रहे हो, दिमाग में जा रहा है, कैसे जा रहा है, ड्यू टू द सेल्स। और सेल्स के अंदर भी क्या चीज है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह सारी चीजों को लेकर जा रही है, दैट इज साइटोप्लाज्म। यहीं पर सारा सुरक्षित रहता है आपके बॉडी का, जितना भी पूरा तंत्र चल रहा है, ठीक है। सारा केमिकल, दवाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, ग्लूकोज, फैट, लिपिड, वॉट एवर, एंजाइम, हार्मोन, आपका एवरीथिंग, मतलब बॉडी का हर काम साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही आप तक पहुंचे, ठीक है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आप सामने बिल्कुल देख सकते हो कि वो कितना सिंपल है बेचारा, उसको कुछ, ठीक है। और यूकैरियोट इज अ फुली कॉम्प्लेक्स मॉडर्न टाइप ऑफ, ठीक है। और थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं बच्चों। यूकैरियोटिक काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने भी आपसे बोला, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि जब हम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, केंद्र को स्टडी जब हम करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर एक देखिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है, ऐसे देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, यही है ना, क्रोमोसोम्स ऐसे ही होते हैं। ये क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के पास। तो जब आप इन धागों को खोलते हैं बच्चों, ये जो धागा लिपटा हुआ है यहाँ पर, ये आपका गुणसूत्र है। आप जब इन धागों को खोलना शुरू करोगे तो उसमें बीच में आपको जगह जगह कुछ बॉल्स नजर आएंगी और ये धागा खुलता चला जाएगा। जब आप इन बॉल्स को भी खोलोगे, यहाँ पर आपको और बारीक बारीक फाइबर नजर आएगा बच्चों, इसी को हम कहते हैं क्रोमेटिन का धागा, क्रोमेटिन फाइबर। इसी फाइबर के बीच बीच में, इसी फाइबर के बीच में एक डीएनए का प्रोटीन होता है जो पूरे डीएनए को मेंटेन करके रखता है, उसका नाम होता है हिस्टोन। बहुत आता है पेपर में। डीएनए कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आपको बताना है, हिस्टोन। आपका डीएनए किससे बना होता है, हिस्टोन। हिस्टोन इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि डीएनए और हिस्टोन जब मिल जाते हैं तो मिलाकर क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन। क्या गाइस, छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ। और यहाँ सुन लीजिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बिल्कुल साफ अंतर आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना तो न्यूक्लियस होता है, यानी कि ना तो केंद्रक होता है, ना इनके पास केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे आएगी बताइए, नहीं आएगी ना गाइस। और ना इनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है इनके पास, प्रॉपर डीएनए, ठीक है। लेकिन ना तो इनपे न्यूक्लियस होता है, ना इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, एक एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु और नील हरे शैवाल। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं आपको और बताऊंगी, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो गोल होता है, का जो क्रोमोसोम, काम का जो क्रोमोसोम होता है वो ऐसे होता है, उसको आप बोलते हो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, इसको इसको कहा जाता है सर्कुलर डीएनए। और बाकी जो डीएनए होता है बच्चों बैक्टीरिया का, जीवाणु का, वो ऐसे ही फैला रहता है, ठीक है। ये जीवाणु का डीएनए। और हमारा बॉडी का डीएनए कैसे, ये हमारा जीवाणु से अलग जितने भी दुनिया में, पूरी दुनिया के जितने भी हैं, उनका डीएनए ऐसा होता है। सोचिए कितना फर्क है, बताइए, ठीक है। तो हमारा डीएनए ये ऐसा हो गया यूकैरियोटिक कोशिका का, ये प्रोकैरियोटिक हो गई, ये कैसी हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये वाली बच्चों कैसी हो गई, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है ये। आप सीधा सीधा बच्चों आपको पता लग पा रहा है कि भाई
सीधे डिफरेंस यहाँ पर समझ आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताने की आपसे कोशिश की गई है प्लीज। अब बच्चों अब हम सेल के अंदर की जो भी चीजें वो हम पढ़ेंगे। यहीं पर हमने कल छोड़ा था आपसे कक्षा, तो कोशिका अंग यानी कि लिटिल ऑर्गेनल्स, जो कोशिका की जो पूरी मशीनरी है, मैंने आपसे कल बोला था कि भाई सेल, सेल इज अ फैक्ट्री, सेल एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में भैया मजदूर भी होंगे और बहुत सारी मशीनरी भी होगी। तो गाइज ये सब आप हमारे साथ आज लर्न करेंगे बहुत अद्भुत तरीके से, तो अपना पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। चलिए गाइज, सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कल मैंने आपको काफी कुछ बताया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, व्यक्तिगत सेल में हमारे सेल में क्या फर्क है, कौन से किंगडम में क्या आता है, सेल में क्या क्या चीजें होती है अंदर से बाहर की तरफ, एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा हमने आपको कल बताया था। वहीं से आगे चलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पहले तो लोकेशन देख लेते हैं सेल के बच्चों। सेल में सबसे ये जो आपको दिख, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप शरीर देखिए, आपका सेल एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को ऊर्जा की जरूरत होती है ना, फ्यूल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर फ्यूल की तरह कौन काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स, साइडल बैग, इसको जो चर्चित नाम है वो बता रही हूँ फिलहाल आपको, इसको कहा जाता है आत्मदाह की पोटली, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। डीएनए आपको मैंने कल बताया था एग्जैक्टली डीएनए का लोकेशन कहाँ होता है, ये भी हमने कल आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। बिल्कुल केंद्रिका के अंदर एक केंद्रिका होती है और आपको डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटेड फाइबर, ये सब कुछ आपको वहीं। इसके अलावा ये जो आपको ये लिपिया लिपिया सी मिल रही है, ये देखिए, ये इस तरीके के जो चैम्बर्स यहाँ बने हुए हैं, इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बाहर की तरफ जो आपको चपटी चपटी प्लेट्स नजर आ रही है, ये आपका हो गया गोल्जी बॉडी। बच्चों गोल्जी बॉडी को सेल का ट्रैफिक पुलिसमैन या पैकेजिंग मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बहुत सारे नाम है इसके, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेल का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके आराम से। और आप अपने पास पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और जो भी मैं बताती जा रही हूँ। मैंने आपसे बोला था कि डाउट क्लास हम एक, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद एक साथ हम आपकी डाउट क्लास उठा लेंगे। और प्लीज सभी बच्चों को प्रणाम, नमस्कार जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए, जो बच्चे अभी भी वीडियो पर आए हैं लाइक शेयर करते गइए, यस, रुकना नहीं है आपको। नमस्कार, चलिए अगला आगे चलते बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो देखिए न्यूक्लियस की लोकेशन देख लीजिए गाइस। न्यूक्लियस का जो लोकेशन है आपको बिल्कुल सामने साफ नजर आ रहा होगा, बीचों बीच। और इसके अंदर आपको ये कुछ धागे नजर आ रहे होंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला एक डायग्राम यहाँ लगाया है। तो कैन यू सी गाइस कि यहाँ पर आपको ये धागा धागा नुमा, ये देखिए क्या आपको नजर आ रहा होगा यहाँ। तो सबसे पहले बच्चों न्यूक्लियस की खोज किसने की? कल हमने सेल के बारे में आपको बताया था, रॉबर्ट हुक 65। तो इस न्यूक्लियस को सबसे पहले किस लिखा था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। बच्चों कहीं कुछ नहीं होता तो कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, खोजा था न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर बच्चा जी एक और केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक होता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये बहुत डेंस मटेरियल होता है और एग्जैक्टली जो आपका क्रोमोसोम होता है, जो आपका गुणसूत्र होते हैं, कल हमने डिस्कस करा था प्रजाति के हिसाब से हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स का जो एग्जैक्ट गुणन होता है, जो एग्जैक्ट आपका कैरियोग्राफी होती है, वो कहाँ पर होता है, वो यहीं पर लोकेटेड होता है। कहाँ पर, न्यूक्लियोलस के अंदर। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं बच्चों। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे सेल के अंदर कल हमने, मैं इसलिए कल कल बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कल ही हम सब पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने कल का क्लास वॉच नहीं करा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा। देखिए बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे कि सेल में एक द्रव्य होता है उसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव्य होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और केंद्रिका द्रव्य के अंदर ये सॉरी धागे धागे नामक जो फाइबर होते हैं, जाले होते हैं, ये बहुत बारीक बारीक जो जाले होते हैं, ये आपको वहां पर नजर आते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइबर, वी कॉल इट क्रोमेटिन। और कल मैंने आपको इसका पूरा बताया भी था कि भाई क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ये पेपर में आता है गाइस क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए प्रोटीन। ठीक है, बट प्रॉपर डायग्राम आपको सारी चीजें हम इसलिए दिखा रहे हैं गाइस ताकि आपको साथ के साथ देखिए। अब ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए कितना डेंस ये पार्ट है,
कैन यू सी इट गाइस? बीच में बिल्कुल एक चुंबक की तरह ये लुगदी सी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इसी पार्ट के अंदर आपको एक छोटा सा पार्ट और नजर आता है, ये दाने दाने आपको गाइस कैन यू सी, पीला पीला छोटा छोटा बूंदी जैसे दाने आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्या चीज है? वी कॉल इट राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को हम ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं कभी या नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गाइस हम राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन्स को बनाना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा बात चर्चा करूंगी जो इस स्लाइड में नहीं। बच्चों, राइबोसोम्स हमेशा से हमारे साथ रहे, यानी कि जब जीवन की शुरुआत हुई बैक्टीरिया के द्वारा। मैं बार बार बैक्टीरिया को इसीलिए लाती हूँ क्योंकि कम से कम 5,000 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं भैया। तो हमें नहीं पता बैक्टीरिया में कब कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो गाइस, राइबोसोम बैक्टीरिया के पास भी हुआ करता था, यानी कि जब सृष्टि का शुरुआत हुआ। और उसके बाद चूंकि बैक्टीरिया में, फिर आपको याद दिला देती हूँ क्या होता है बैक्टीरिया, कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक। कौन सा सेल होता है बैक्टीरिया? प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों, ये आपसे पेपर में आता है कि बैक्टीरिया के पास इनमें से कौन सा अंग नहीं पाया जाता था, या बैक्टीरिया के पास इनमें से कौन सा अंग पाया जाता था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज दीज डेटा, दीज मेटा डेटा। व्हाई? बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर, ठीक है। और बच्चों, अगर आप इतना भी याद नहीं रख पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हलवा चीजें होती हैं। दे जस्ट नीड अ बिट ऑफ रिवीजन फ्रॉम योर साइड। अगर आप इनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहते हैं, आते जाते हैं, 2 4 5 दिन में उठा के एक बार देख लिया तो कुछ नहीं बिगड़ता है यार। इसको बस खा के हल्का सा देखना है और याद आ जाएगा आपको। आ गया समझ में? चलिए, तो बैक्टीरिया के पास भी राइबोसोम था, लेकिन राइबोसोम उस टाइम पर जो था, बस उसका साइज, राइबोसोम एक मशीन है जो प्रोटीन बना रही है, प्रोटीन बना रही है। तो यहाँ पर मशीन का साइज कम हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको राइबोसोम मिला वो आपको कौन से साइज का मिला? 70S। बच्चों, एस जो होता है ये स्वेडबर्ग राइबोसोम की यूनिट कही जाती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, स्वेडबर्ग, ठीक है। ये पुराने जो बैक्टीरिया थे उसमें 2 साइज के हमें राइबोसोम मिले, एक 33S और एक 70S। और जो बच्चों, जब हम प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोट में हम लोग इवॉल्व हुए, हमारा आगे विकास हुआ और यूकैरियोटिक सेल्स आगे डेवलप हुए, यहाँ पर बच्चों ये 70S और 33S में से 70S गायब हो गया। और जितने भी राइबोसोम्स हमारी बॉडी में इस समय मिल रहे हैं, अगर आप उठा के देखिए तो आपको कौन से साइज का मिलेगा राइबोसोम्स? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा 80S। हो गई बात क्लियर? यानी कि बैक्टीरिया के पास भी था राइबोसोम, हमारे पास भी है राइबोसोम, बट फर्क किस चीज का है? क्योंकि उस समय किसी और तरह के प्रोटीन्स बनाता था, किसी और तरह की हमें डाई की जरूरत थी, किसी और तरह की मशीन की हमें जरूरत थी। और आज की डेट में जब हम कॉम्प्लेक्स जीवों की बात करते हैं, हम यूकैरियोटिक जीवों की बात करते हैं, इवन अमीबा, अमीबा भी बच्चों, अमीबा सिंगल सेल होता है लेकिन होता है यूकैरियोट। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। 50 बार रिवाइज करा चुकी हूँ। एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन सा होगा? दोबारा बता देती हूँ, नोट करिए। सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अमीबा वाला, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास और यूगलीना। ये सारे नाम आपने पढ़े हुए हैं गाइस, और ये सारे किसके एग्जाम्पल है? कौन से किंगडम में आते हैं ये सब? दीज आर द पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। का पार्ट है ये? किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे आपसे राइबोसोम्स की, तो वही मैं आपसे बता रही थी कि न्यूक्लियोलस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और बच्चों यहीं से प्रोटीन कौन सा बनेगा, क्या होगा, तो सारा जो बनाने का काम है राइबोसोम्स का है। कहाँ पर है सिचुएटेड है ये? तो अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम क्या राइबोसोम यहीं पर होते हैं? नहीं नहीं नहीं, राइबोसोम अभी बाहर भी मिलेंगे। ये तो मैं अभी आपको न्यूक्लियस के अंदर का भी हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर आपको ये कहाँ मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे ही देखिए राइबोसोम अंदर से बाहर आता है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सही करेंगे।
बच्चों राइबोसोम देखिए न्यूक्लियस में छेद होते हैं, छेदों को हम कहते हैं केंद्रिका छिद्र यानी कि न्यूक्लियस पोर, और इन छिद्रों से राइबोसोम बाहर आता है। अब राइबोसोम को पता है कि भाई मुझे कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्योंकि अंदर जो डीएनए बैठा हुआ था, डीएनए इज द बॉस ऑफ द सेल, डीएनए बताएगा कब कहाँ कैसे होगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसका लाइफ कितना है, ये सब आपको कौन बता रहा है, ये सब आपको बता रहा है आपका डीएनए। तो बच्चों अंदर से डीएनए ने राइबोसोम्स को बोला, आरएनए को बोला, डीएनए सर किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आरएनए सर को, और आरएनए सर किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइबोसोम्स को, और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही राइबोसोम आपके न्यूक्लियस से बाहर आता है तो उसके पास काम होता है, कौन सा काम होता है भाई, बाहर आएगा, और बाहर देखिए जैसे ही न्यूक्लियस, ये बिल्कुल डायग्राम को साथ में देखिए, न्यूक्लियस के बाहर ही आपको जो ये प्लेटें प्लेटें नजर आ रही है बच्चों, ये सारा क्या है, इसी को आप लोग बोलते हो अंतःस्राव्य जालिका। क्या बोला जाता है इसको, अंतःस्राव जालिका। है अंतःस्राव जालिका, और इसी के द्वारा राइबोसोम, देखिए आपको छिद्र भी नजर आ रहे होंगे, कैन यू सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्राफिक इमेज बच्चों, ये पीला पीला जो आपको बॉल्स नजर आ रही है, जो उड़ती हुई आ रही है और जो चिपकी हुई है, ये बेसिकली किस पे चिपकी हुई है, बिल्कुल आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब ये क्या चीज होती है बच्चों, सबसे मुख्य बात, दो चीजें आपको बताऊंगी यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। जब भी बच्चों हम सेल के अंदर के कोशिकांगों को स्टडी करते हैं तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि इसमें ये कितनी लेयर से बना हुआ है, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन। ये मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर ये पूछ देते हैं, तो सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है आपके, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या प्लास्टिड्स अभी पढ़ाऊंगी आगे, या गोल्जी बॉडी, या प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सभी डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, यानी कि उनको पर दो आवरण होते हैं, यानी कि इनके अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है, बाहर से अंदर जा रही है, तो उसे दो मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल छोटा मत मानिएगा और ना बाईपास करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपसे मैं बता रही हूँ। ज्यादातर टीचर्स ये स्किप कर जाते हैं, बताते नहीं है, भूल जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं। और सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से हो जाएंगे, जिसके आगे सोम लगा है, जैसे राइबोसोम, बहुत अच्छी ट्रिक आपको याद करवा रही हूँ, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, सेंट्रोसोम, तो जो जितने भी सोम सोम वाले हैं ये सारे, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, इनके बाहर एक ही परत चढ़ी होती है, और ये बाकी जितने भी हैं ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे चल रही हूँ, तो यहीं पर देखिए, अब यहाँ पर भी बच्चों आपको डबल आवरण नजर आ रहा होगा। और हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है, ऐसे बैक्टीरिया में दूर दूर तक। बैक्टीरिया बहुत सिंपल था, क्या था बैक्टीरिया, बहुत सिंपल था गाइस। अच्छा, अब समझने की बात ये है कि बेसिकली बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना आपका, ये दो तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ यानी कि चिकना, चिकना और खुरदरा, तो हम शॉर्ट में कहते हैं रेर और शेर, ऐसे याद कराती हूँ मैं इसको, रेर, रेर माने खुरदरा, और शेर, शेर माने स्मूथ, है, तो आप चाहो तो नोट भी कर लें अपने पास अगर आप नोट्स बना रहे हैं, और स्मूथ, ठीक है। और बच्चों इसी पे डिपेंड करता है ये बना क्या रहा है, एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, क्या काम है इसका, अभी बताऊंगी, पहले दोनों चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली द सुपरवाइजर, इट इज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ योर सेल। आपके सेल के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो यही भाई साहब कर रहे हैं। देखिए बच्चों,
कोई भी जीव है ना, कोई भी जीव, एनीबडी, उसकी बॉडी में दो ही चीजें होती है, या तो वो प्रोटीन बनाता है या वो किसी भी तरह का लिपिड यानी कि वसा बनाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है, वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, वो हार्मोन कोई एंटीबॉडी भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन होगा वो प्रोटीन। तो ऐसे में प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे पास कौन सी मशीनरी है, बताइए कौन सी मशीनरी, मेरे साथ बोलेंगे सारे बच्चे। हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए जो मशीनरी है उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरा अंतःस्राव्य जालिका। कल मैंने नाम सबके हिंदी में आपको लिखवा दिए थे, तो जिनका कल का वो क्लास छूट गया है प्लीज वॉच कर लेंगे, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना, चिकना तो चिकने से क्या याद रहेगा, फैट, वसा, क्या बनाएगा, वसा। चलिए आगे चलती हूँ। उसके बाद बच्चों अब जो भी कुछ ये बना रहा है, आप क्या डायग्राम में सामने आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इधर से जो भी बन के आ रहा है वो बाहर वॉल्स की शेप में जा रहा है, छोटे छोटे अणु बन गए हैं, मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, वो बाहर निकलता हुआ जा रहा है। उसको कौन पकड़ रहा है, उसको चपटी प्लेट वाला गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी पकड़ रहा है, और उसको फिर पहुंचाएगा, उसको छोटे छोटे बंडल्स में पैक करेगा, ठीक है, और उसको जहां भेजना है वहां पर उसको ट्रांसलोकेट कर देगा। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला चेक करेगा सही माल बना है, क्वालिटी सही है कि नहीं, अगर खराब बनी है तो रिजेक्ट करेगा, सही बनी है तो आगे पहुंचा देगा, माल को आगे पहुंचा देगा, डिस्पैच कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो प्रोटीन को गोल्जी बॉडी रिसीव करता है और दूसरे मटेरियल लिपिड को प्रोटीन में ऐड कर देता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बिल्कुल सामने साफ आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। आगे चलती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बच्चों। जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये डबल लेयर होता है, बोला था कि नहीं बोला था। किसने खोज करा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गार्नियर ने करा था, 1897 में करा था। और बच्चों कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना तो आपकी आरबीसी में मिलता है क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ना बैक्टीरिया में होता है और ना वायरस में होता है, बाकी ये सब जगह पूरे बॉडी में सब जगह मिलता है। प्लीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करें। हमारे आरबीसी में कि बैक्टीरिया और वायरस को छोड़कर हर जगह हर कोशिका में ये पाया जाता है, इन एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी। नोट कर लीजिए। चल अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नेक्स्ट आपको बताती हूँ। वही मैंने आपको जो भी बताया कि दो प्रकार के होते हैं, रेर और सेर। रफ का काम क्या बताया मैंने आपको, रफ वाले भाई साहब क्या काम कर रहे हैं, रफ वाले कर रहे हैं प्रोटीन्स बना रहे हैं। बच्चों ये प्रोटीन्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास है जो पीली पीली बिंदियां नजर आ रही हैं आपको, ये पेपर में आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो जो ग्रेन्यूल्स यानी कि जो दाने ऊपर चिपके होते हैं वो क्या चीज होते हैं, तो आपको बताना है कि वो राइबोसोम्स होते हैं। साइज क्या होता है इन राइबोसोम्स का, 80s, ठीक है। मैं एक एक चीज आपको बहुत प्यार से आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको मौका मिले समझने का, धीरे 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 आपके सेल में क्या होता जा रहा है। तो राइबोसोम 80s प्रोटीन्स बनाते हैं रेर वाले, और सेर वाले सर क्या बनाते हैं, ये भाई साहब बनाते हैं लिपिड्स यानी के वसा, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का फर्दर सिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गई बात, चले आगे, आ जाइए। और देखिए जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि भाई से का काम होता है वसा और लिपिड के मॉलिक्यूल को बनाना, उनको आगे ट्रांसपोर्ट करना, उनको अपनी शरीर की जरूरतों के हिसाब से सिंथेसाइज करना। प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा होता है, बिल्कुल आपको सामने हम एक एक चीज क्लियर आपको, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि बच्चों जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ और रफ दोनों, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हिल्ली जीवत जनन यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और एक बात बहुत ध्यान से सुन, रियलाइज की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये जो दो अलग अलग प्रकार हैं ये भी आपस में चिपके हुए होते हैं। अंदर की तरफ ज्यादातर दानेदार यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो आपके न्यूक्लियस से बिल्कुल डायरेक्टली चिपका हुआ होता है, ठीक है। और जो बाहर, जैसे आप बाहर की तरफ आते चले जाएंगे, फ्रॉम द न्यूक्लियस से बाहर आते चले जाएंगे बाहर की तरफ डायरेक्शन,
टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, तो आपको बाहर की तरफ चिकना वाला यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा, जिसका काम होगा कार्ड्स बनाना। ठीक है, तो आप ये देख ही रहे हो कि ये यहाँ पर ये गोल्जी बॉडी बच्चों किस तरीके से, कैन यू सी द डायग्राम गाइस, कैन यू सी इट? थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। कैन यू सी कि यहाँ पर किस तरीके से, ये देखिए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी सर इसको पकड़ रहे हैं कि चलो भाई चलो, अब तुम्हें चेक करना है कि ठीक बने हो कि नहीं बने हो, है ना। और बच्चों यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, इस मटेरियल को यहाँ तक गोल्जी तक सीधा पहुंचाने के लिए बीच में एक मीडिएटर होता है, क्या नाम होगा उसका, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, वो जेली जैसा जो मैंने आपसे बोला कि भाई बिना इसके हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ पे कोशिका द्रव्य, क्या इसके सहारे वहां पर सीधा पहुंच जाता है। चलिए अब आ जाओ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपकी कोशिका झिल्ली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इसको। आपकी कोशिका झिल्ली और उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे थोड़ा सा दूर गोल्जी बॉडी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी, इन दोनों का निर्माण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। नोट करिए, कौन कर रहा है, ईआर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट। हम आगे चलेंगे। चलिए ठीक है, आगे चल रहे हैं, नोट कर लिया। अब आ जाओ गोल्जी पे। तो हमने काफी अच्छा डिस्कशन करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आती हूँ मैं गोल्जी पे। तो गोल्जी आप सामने डायग्राम में भी देख सकते हो, उसकी लोकेशन क्या है। को बहुत अलग अलग नामों से बच्चों जाना जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण, गोल्जी सोम, इंटरनल रेटिकुलम अपैरेटस, बहुत सारे नाम है, लेकिन सबसे कॉमन नाम है गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी। करता क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। के पास तीन चीजें होती है, ये चपट्टी चपट्टी सी प्लेट्स होती हैं और एक दूसरे के ऊपर पैरेलल संगीन तरीके से ये इसकी लेयर्स लगी होती। तो आपने अभी पीछे वाले डायग्राम में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी बनकर आ रहा है, एवरीथिंग, वो सब कुछ, एवरीथिंग गोल्जी के अंदर जा रहा है और गोल्जी में इधर से जाएगा उधर से निकलेगा, ये आपको याद रखना। तो गोल्जी में तीन चीजें हैं गोल्जी के अंदर टोटल, सिस्टरने, ये भी बच्चों बाई लेयर, बाई लेयर मतलब द्वि सतही। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि गोल्जी के अंदर भी डबल लेयर होती है, ये देखिए नीचे लिखा है हमने यहाँ पर, इसके अंदर डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और दोनों के बीच में 60 से 70 एंगस्ट्रॉम, कितना स्पेस होता है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है गाइस, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक एंगस्ट्रॉम कितना बराबर होता है, बताइए। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर्स के बराबर होता है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 10⁻⁻10 -10। तो यानी के कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये जो अलग अलग लेयर्स आपको नजर आ गई है बच्चों, लेयर्स के बीच में भी डिस्टेंस होता है, और कितना डिस्टेंस होता है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस। ठीक है, तीन बातें होती हैं इसके अंदर, सिस्टरने, वेसिकल
सिस्टर ने क्या है, ये लंबा लंबा ये जो प्लेट्स है जिनके अंदर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान जो पकड़ रहे हैं, और ये आपका इधर ल्यूमन हो गया, ठीक है, ये वेसिकल्स उधर से कैसा जाएगा, बॉल्स बन बन के निकल जाएगा, वेसिकल्स बन बन के निकल जाएगा। वेसिकल्स मतलब थैलियां, छोटी छोटी थैलियां आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से गया उधर से निकल गया, तो बीच में क्या काम हो रहा है, बीच में ये काम हो रहा है, चेक कर रहे हैं कि भाई जो प्रोटीन और जो सारी बायो चीजें बनकर आ रही हैं ठीक आ रही हैं, सारे तो भेजिए आगे, पैक करिए, और ब्रेन का ब्रेन में भेजिए, लीवर का लीवर में भेजिए, ब्लड का ब्लड में भेजिए। इस तरीके से ये काम बच्चों चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आता किधर से है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल आ रहा है सिस फेस। जैसे आप लेफ्ट और राइट मिरर में पढ़ते हो ना, सिस और ट्रांस यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, इधर से आएगा ईआर से, और इधर से पैक होकर निकल जाएगा, तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हो रहा है। तो ये इनकमिंग हो रहा है सिस फेस, और प्रोटीन यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स आपका बच्चों पाए जा रहे हैं यहाँ पर, एटीपीएस, एडीपीएस, एटीपीएस, 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 ठीक है, साइटोडिनेज, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स हैं आपके, थायमिन वाला मतलब डीएनए, डीएनए के पास 4 बेसिस होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तो बच्चों उससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स है वो सब कुछ कहाँ मिलेंगे आपको, गोल्जी काय में मिलेंगे, गोल्जी बॉडी में मिलेंगे, सभी चीजों को कैटाबोलाइज करने के, ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगेन मैंने अभी आपसे बोला था कि गोल्जी का निर्माण भी ईआर करता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण भी ईआर करता है, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों ये नोट कर लिया आपने। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई गोल्जी बॉडी का काम क्या क्या है। तो गोल्जी बॉडी का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है लाइसोसोम्स बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम लाइसोसोम्स बनाना। अब लाइसोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे। बेसिकली भी ये जान लीजिए कि आपके पूरे जो सेल का कचरा है, सारे बॉर्डर सेल का टॉक्सिन है, या सेल का आयु पूरा हो चुका है, अब उसको खत्म करना है, तो ये सारा काम लाइसोसोम्स के अंदर रहता है। लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मचारी, या एक तरीके से ये कह लीजिए कि प्रॉपर बच्चों सारा साफ सफाई करता है, आपके सेल को दूषित होने से बचाता है, आपके सेल को मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस मैनेजर है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, गोल्जी का काम है पौधों के अंदर क्या काम करता है, ये सेल वॉल, सेल वॉल सेल्यूलोज जो बनाता है वो कौन बना रहा है, गोल्जी। जो अंदर सेल प्लेट्स होती है बच्चों, जैसे हार्ड हो जाते हैं सेल तो प्लेट्स भी बनाई जाती है, सेल प्लेट से बनाएगा। पॉलीसेकेराइड का निर्माण कौन करेगा, गोल्जी काय करेगा। और हमारे जो बच्चों स्पर्म्स होते हैं, जंतुओं में अंदर जो स्पर्म होते हैं ह्यूमंस में, शुक्राणु, तो शुक्राणु जो होता है ना गाइस, मैं आगे कैसे इस तरीके से एक पैना सा चोंच होता है, तो ये इसको कहा जाता है एक्रोसोम। ये क्या करता है, एग के अंदर, एग के अंदर जब जाता है तो भेदन करने के लिए एक चोंच सी चाहिए होती है एग को भेदने के लिए, तभी शुक्राणु एग से जाकर मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्रोसोम बना होता है आपका, ये एक्रोसोम भी किससे बना होता है, गोल्जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता, ठीक है। और सेकेंडरी काम क्या है गोल्जी का, कि भाई चीजें आ रही हैं उनको चेक करना कि सही बनी है कि नहीं बनी है, प्रोटीन सही बना है, कार्बोहाइड्रेट सही बना है, लिपिड सही बना है, नहीं बना, बना है आगे भेजिए, पैक करिए उसको, छोटे छोटे बंडल्स बनाइए। हाउ टू पैक दैम, छोटे छोटे बंडल्स बना के छोटी छोटी पुटिकाएं बनानी है, स्मॉल वेसिकल्स बनानी है, और उनको आगे स्मॉल बंडल्स के अंदर भेजना, ठीक है। उनको मॉडिफाई करना है, उनमें कोई कमी है उसको कमी पेशी है ठीक करना है। तो ये सारा जो काम है गाइस, ये किसका है, गोल्जी अपैरेटस का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है।
नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलती हूँ। अब आता है तीसरा, लाइसोसोम, लायना काय, यानी कि इसको हम आत्महत्या की पोटली भी कहते हैं। और बच्चों उसकी खोज किसने करी थी? क्रिश्चियन डिड्यूवे, 1955। लाइसोसोम के बारे में उन्होंने हमें बताया। बच्चों अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल लेयर होती है इसके पास, और इसका काम है पूरी कोशिका में घूमते रहना और जहां पर भी गंदगी, टॉक्सिन, बेकार की चीज, रिजेक्टेड माल, ये सब कुछ है उसको उठाकर हजम कर लेना। इसके पास जबरदस्त एंजाइम्स होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। लाइसोसोम्स जितने भी सेल के अंदर भारी पदार्थ, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई गलत प्रोटीन बन गया, कोई गलत लिपिड बन गया, या जो पुरानी सेल के अंदर पुरानी कोई कोशिका अंग पुराने हो गया, तो उनको खत्म कर देगा लाइसोसोम। लाइसोसोम उनको चूस लेता है सकर्स की तरह, वैक्यूम की तरह, और उनको हजम कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? लाइसोसोम के पास जबरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? जबरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं अंदर, उन सबको ये तोड़कर फिनिश कर देते। तो आपका पेट है, आप कुछ भी खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी अंडा सलाद, वॉट एवर यू ईट, कुछ भी आप खाते हो, तो उसके लिए उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। सब कुछ हजम कर जाता है। लक्कड़ कहते हैं, लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, उसके अलावा फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बच्चों, आपके सेल में इतनी सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, हर वक्त होती रहती हैं। तो जब किसी सेल का आयु पूरा हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है, चोट लग जाता है, ज्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल गया गुजरा हो गया, तो ऐसे में लाइसोसोम क्या करेगा? अब उसको लगेगा हाँ भाई सब निपटा दे, खत्म कर, तो फट जाएगा और पूरा एंजाइम उस पूरे सेल को, मतलब ये सेल है, ये लाइसोसोम है, तो ये फट जाएगा और फट के इस पूरे सेल को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसीलिए बच्चों उसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। और हमेशा बात याद रखिए कि लाइसोसोम्स आर फुल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये आपके सेल का पेट ऐसा काम करता है, जैसे पेट काम करता है ना, सब कुछ हजम, ऐसे ये काम करता है। ठीक है, समझ आ गया? और बच्चों लाइसोसोम्स को एंजाइम्स कहां से मिलते हैं? इसके लाइसोसोम्स को एंजाइम कौन बनाकर देता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन देता है बनाकर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्टेरॉइड। तो बच्चों लाइसोसोम जैसे ही फटता है, नया सेल बनना हो जाता है। कौन सा एंजाइम है जो ज्यादातर इस काम में मदद करता है? फॉस्फेटेज। बच्चों कहीं पर भी अगर एज लगा है आगे, कहीं पर भी अगर एज लगा है आगे, एज, एज का मतलब ही होता है कि ये एंजाइम है। पहचानने का आपको ट्रिक समझा रही हूँ, बायो में कहीं पर भी एज लगा है तो समझ जाइए वो एंजाइम। एंड एवरी एंजाइम इज प्रोटीन। बर्जीलियस का ये थ्योरी है, जिसमें बर्जीलियस कहते हैं कि एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन। हर एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की गति को तेज या मंदा कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, भाई आप श्वसन कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तब भी आपको एंजाइम चाहिए। आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, तब भी आपको एंजाइम चाहिए। आप खाना पचा रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। खाना बाहर निकाल रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। यानी कि आपको हर चीज के लिए एंजाइम चाहिए। ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। CO2 छोड़ रहे हो, तब भी एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम, एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन, बट नॉट एवरी प्रोटीन इज अ एंजाइम। बट नॉट एवरी प्रोटीन इज अ एंजाइम। ठीक है, हर प्रोटीन एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन हर एंजाइम 100% प्रोटीन होता है। और बच्चों ये हमें किसने बोला था? ये हमें बोला था बर्जीलियस ने। यहाँ पे कौन सा है जो लाइसोसोम में सबसे ज्यादा काम कर रहा है? एसिड फॉस्फेटेज, ये सेल को तोड़ने का काम करता है गाइस। तो आई गेस यहां तक अगर कोई डाउट आपके ब्रेन में आ रहा है तो पूछ लीजिए। कोई भी आपके ब्रेन में अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए।
क्या बच्चों क्लियर है? चलिए, तो अगला आपको समझना है माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा चर्चित नाम है, लगभग हर बच्चा जानता है, कुछ नहीं जानता तो इतना जरूर जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल फैक्ट्री आपकी चल रही है तो चलाने का जिम्मा, इसको पावर देने का जिम्मा किसका है? ऊर्जा का केंद्र कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी खोज बच्चों सबसे पहले मसल सेल में किया था कॉलीकर ने, और कॉलीकर ने इसको उस समय नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा, बाद में बेंडा ने नाम रखा था, बेंडा, कार्ल बेंडा ने। और एग्जैक्टली इसकी जो खोज करी थी वो करी थी ऑल्टमैन। तो 3 नाम आते हैं, ज्यादातर ऑल्टमैन पूछा जाता है। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? ऑल्टमैन। मसल सेल में किसने देखा? कॉलीकर ने। बायोप्लास्ट बोला किसने? कॉलीकर ने। और बेंडा ने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और जितना भी आधुनिक सर्वेक्षण था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो है केवल पावर हाउस नहीं देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 2 विशेष बातें मैं आपको बताती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का पार्ट था, यूकैरियोटिक सेल ओनली, और ये बैक्टीरिया में इट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। ये ना बैक्टीरिया में, किसी भी कोई भी बैक्टीरिया हो, ना तो बैक्टीरिया में मिलेगा ना वायरस में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, सिवाय कहां पर? यूकैरियोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों ये बेंडा ने सबसे पहले एक बात हमें बताई कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमारा जो डीएनए, अभी हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर, डीएनए जो मिलता है वो आपके बेसिकली न्यूक्लियस में मिलता है। लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी बेंडा ने कि भाई न्यूक्लियस में तो मिलता ही है, जेरोक्स कॉपी आपके डीएनए का, पूरा जो आपका क्रोमोसोम्स का सैंपल है, आपके डीएनए का एक जेरोक्स कॉपी आपको कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेस्ड है। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया अगेन बाइलेयर होता है, ये डबल लेयर होती है इसके अंदर। तो इसका एक डीएनए का कॉपी आपका कहाँ मिलता है? यानी कि आपके पूरे सेल में डीएनए कहाँ का मिल रहा है? न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक जगह और मिलता है, बताऊंगी आपको, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया को छोड़कर दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके माइटोकॉन्ड्रिया में उनके क्रोमोसोम की कॉपी रहती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं मिलता है? अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया की प्रजाति में आता है, तो उसके अंदर भी ये नहीं मिलता है। प्लांट सेल में मिलेगा और सभी एनिमल प्लाज्म में मिलेगा। कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य। कहाँ मिलता है? कहाँ तैरता रहता है? ये कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। क्या बनाता है भाई? हमें ऊर्जा चाहिए दौड़ने के लिए, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये एटीपी बनाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी गाइस? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। जीवन जीने के लिए हमें, और बच्चों इसी रिएक्शन को जब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाता है, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बहुत बार पेपर में आ चुका है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन की जगह कौन सी है? कहाँ होता है? आपको लिखना है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। है, और माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों इस रिएक्शन में होता क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वो रेस्पिरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो रेस्पिरेशन करता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, और इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको पहले भी अलग से कई बार एमसीक्यूज और वैसे डिस्कशन में बहुत बार बच्चों आपको पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चा आज पहली बार इसको सुन रहे हैं तो ध्यान से नोट करिएंगे। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये इसका मैं रिएक्शन आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ। आप जो ग्लूकोज खा रहे हो, भाई आपका ब्लड शुगर, ग्लूकोज किस लिए आपको चाहिए? आपको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए तो चाहिए, तो ग्लूकोज आपने खाया और इसका फॉर्मूला हुआ C6H12O6,
आपने जब खाया और साथ में ऑक्सीजन लिया तो अंदर पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में, पानी आपके शरीर में मौजूद था और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नाम के एंजाइम्स होते हैं। पूरा एंजाइम्स का ग्रुप होता है, जत्था होता है, साइटोक्रोमिक एंजाइम्स कहा जाता है इसको। मैंने आपसे कहा था हमारे बॉडी में बिना एंजाइम्स की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, आप कितना भी कुछ भी दे लीजिए इनको, वरना तो बायोलॉजी केमिस्ट्री में फर्क ही क्या रह जाएगा, विदाउट एंजाइम अगर सारे काम होने लगे। तो बच्चों ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और पानी और एंजाइम्स हैं ही, माइटोकॉन्ड्रिया में काम चल रहा है और बदले में आपको क्या बना के दे रहा है, 36 एटीपी, 36 एटीपी और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती रहती। समझ आ गई बात, नोट कर लें। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों 2 लेयर्स होती है, एक बाहरी एक अंदरी। तो आप देख सकते हो हमने इसको ओपन करके आपको दिखाया है, बाहरी मेम्ब्रेन और अंदरी मेम्ब्रेन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन मैंने भी आपको लिखकर दिखाया, वायवीय श्वसन, इसको क्या कहा जाता है, वायवीय, वायवीय मतलब इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको बच्चों इंटरनल लेयर्स नजर आती है इस तरीके की, उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन्हीं फिंगर्स वाली प्रोजेक्शन के अंदर आपके एंजाइम्स और F1 F2 करके F0 करके यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, सब कुछ जो एटीपी का निर्माण कर रहे हैं वो यहीं पर कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे अंदर द्रव्य होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, पूरा द्रव्य यहाँ भरा होता है। क्या क्या होता है द्रव्य में, कुछ फाइबर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, अब यहाँ पे बीच में आपके भरा होता है और यहाँ से निकल निकल कर एनर्जी जो है वो आपके बॉडी में डिसॉल्व होती रहती है एटीपी। तो थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपके श्वसन और भोजन को ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। आप जो भोजन खा रहे हैं, भोजन की ऊर्जा को आपके शरीर की चल ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक ऊर्जा में ऑक्सीडेशन, कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन, अपचयन। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन में, अपचयन। साइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं, वही मैंने आपसे बोला, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें ये सारा आपका ऊर्जा आपको मिलता रहता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको 36 एटीपी मिलता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे श्वसन अंग है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में लंग्स है, तो हर सेल का भी एक, मैंने आपसे बोला सेल अपने आप में कंप्लीट जीव है, इसमें पेट भी है, आंत भी है, सब कुछ है इसके पास, है ना। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला, लाइसोसोम खाने का काम कर रहा है, पचाने का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, रेस्पिरेशन, जहां पर आपके बॉडी का सारा कार्बोहाइड्रेट और वैसा ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है और पानी बना है गाइस। तो ये कुछ बेहतरीन बातें आपके लिए हमारी तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है आज की क्लास आपको बहुत जबरदस्त लगी होगी और इसी बात पर वीडियो को जबरदस्त तरीके से, जो बच्चे बीच में भी आए थे, मैंने बोला नहीं बात बीच में, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, अच्छा लगे सारे नोट्स को रिवाइज करिएगा। कंप्लीट सेल अभी सेल में बचता है, बाकी का पार्ट 3 कल आएगा आपके पास। तो कल आपके डाउट्स भी पकड़ेंगे और जो रह गया है उसको भी गाइस हम लोग कवर करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करती हूँ। सॉरी, अब जाने के लिए आपसे बात करूंगी, काफी आज डिस्कशन हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखें। कल जो हमारा क्लास आएगा उसमें मैं आपको यहीं से आगे लेकर जाऊंगी, यानी कि आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक डिस्कस कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा, मैंने आपसे बोला था ये बहुत लंबा डिस्कशन है और ये एकदम से खत्म नहीं होगा। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिटेल में हमने बताई नहीं आपको, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम रहता है। तो मेन मेन बातें हमने आपसे डिस्कस करी है। तो बस गाइज हमारी उम्मीद है कि आप इन सारे नोट्स को बना ले, रिवाइज कर ले और अगली कक्षा में आपके जो भी डाउट्स उसको आप जरूर पूछ ले। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें। आपसे फिर मिलती हूँ बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगा नेट स्टक हो गया है। गाइज सबसे पहले एक बात सुनिए, हमने जो आपको लास्ट 2 सेल का क्लासेस करवाया था, तो मैंने उसके बाद आपसे बोला था कि अगली क्लास में जो कुछ बच गया है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। तो प्लास्टिड्स यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए।
जो पांचवी चीज हमें सेल के अंदर डिस्कस करनी थी, मैंने आपको काफी सारी चीजें मैं आपको एक बार स्लाइड सारी दिखा देती हूँ। ये सब कुछ अभी तक हम रिवाइज कर चुके हैं टोटल, है ना। सब कुछ हम लोग रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, करवा चुकी हूँ। तो वहीं से मुझे आगे बढ़ना था आपके लिए। तो ये जो आज मतलब कई दिनों से क्लासेस हमारी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गई थी, हो नहीं पा रही थी नेट। तो ये आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना था दैट वाज प्लास्टिड्स। तो दो तीन बातें आपको मैं बताऊंगी। गाइस, प्लास्टिड्स जो है, सबसे पहले हेलो सौरभ कुमार जी, राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। बच्चों, प्लास्टिड्स को कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। यानी कि अब आप एक बात बताओ कि रसोई कहाँ मिलती है? केवल पौधों के अंदर। कहाँ मिलती है रसोई? केवल पौधों के अंदर आपको रसोई प्राप्त होती है ना। तो अब रसोई का, क्योंकि खाना कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? स्वयं पोषी कहते हैं। और हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स की यहाँ पर जब बात आ जाती है तो उसके बाद हम आगे। सौरभ, नेट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। नेट इज वेरी वेरी मच डिस्टर्ब। तो क्लास हमारी अभी शुरू हुआ है। हाँ, चलेगा। इसको मैं बताना शुरू करती हूँ आपको। हम बात कर रहे थे किचन ऑफ द सेल की। बच्चों, पौधे जो है, ये प्लांट्स जो होते हैं, ये केवल आपके उनके अंदर ये खास चीज प्लास्टिड्स पाई जाती है। एक क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया था। तीन प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको पहले इनको देख लीजिए, इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ मिलते हैं ये आपको। तो whenever we are talking about plastids, सबसे पहली बात, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि केवल पादप कोशिका में प्राप्त हो जाता है। केवल पादप कोशिका में ये आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा आपको बताती हूँ बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप। अब यहाँ पे एक मेरी बात सुनो। पादप कोशिका में क्या एल्गी भी आएगा? मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे एल्गी को रख सकते हैं? क्या हम यहाँ पर एल्गी को रख सकते हैं? क्या हम यहाँ पर शैवाल, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? शैवाल बोलते हो ना। क्या हम शैवालों को यहाँ पर रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। शैवाल जो है वो आपका खाना बनाते हैं, तो इनको यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है। तो एल्गी भी इसी कैटेगरी में आएगा, यानी कि एल्गीज के अंदर भी आपको प्रॉपर प्लास्टिड्स जो है वो गाइस प्राप्त होते हैं। तीन प्रकार के प्लास्टिड्स है। थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करेंगे हम लोग, क्योंकि नेट अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है। शाम तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ताकि अगले 6-7 दिन हम दबाकर रिवीजन क्लासेस करेंगे और कोई भी हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक है। और मैं आपसे बच्चों पूरा कॉपरेशन उम्मीद कर रही हूँ। ये 6 दिन बिल्कुल मेरे साथ दे दीजिए। 7 दिन, अगले 7 दिन प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए, और 7 दिनों के लिए बाकी और जो रिवीजन चल रहे हैं वो चलता रहने दीजिए, और बाकी आप मेरे साथ जुड़ जाइए केवल 7 दिनों के लिए। अगली बात समझ में आ जाओ, फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो प्लास्टिड जो है थ्री टाइप्स के यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे। नंबर 1 आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। मेरे ख्याल से बचपन से बड़े हो गए आप क्लोरोप्लास्ट का नाम सुनते सुनते। क्लोरोप्लास्ट आपका चलेगा ही चलेगा। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। दूसरा आता है बच्चा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, मैं तीनों को अभी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बता रही हूँ, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। और अगला आता है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमा का मतलब होता है रंग बिरंगा, जिसमें बहुत सारे कलर्स हो, यानी कि इसको हम इंग्लिश में तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और हिंदी में हम इसको कहते हैं वर्णी। हिंदी में बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? वर्णी। ठीक है, तो ये देखिए हरे रंग का जो हो गया वो क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो पीले कलर का हो गया फियोप्लास्ट हो गया, जो लाल कलर का हो गया रोडोप्लास्ट हो गया। तो यहाँ पे 3 तरह के आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जो अलग अलग कलर्स के होते हैं। मैं उल्टा लेके चलूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, आ जाओ, एक एक महत्वपूर्ण चीज मुझे आपको बच्चों और बतानी है, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए मूल रूप से नाभिक के अंदर बच्चों पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जब पाया जाता है डीएनए आपका, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सेल में दूसरा ऐसा कौन सा और पार्ट होता है जहां पर आपका जो डीएनए होता है वो आपको मिलता है। तो आप लोग कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको देना है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो न्यूक्लियस के अलावा आपको डीएनए की कॉपी कहाँ प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चों ये नियम हर जगह लागू होता है, ये प्लांट्स में भी लागू होता है, ये एनिमल्स में भी लागू होता है, और ये आपका फंगाई में भी लागू होता है। ठीक है, ये हर जगह आपका लागू होता है। फंगाई एक्चुअली में पौधों की ही तो एक अलग ब्रांच है, जो पौधे खाना बनाना भूल गए, उनके अंदर से खाना बनाने की मशीनरी हट गई, तो वो कैसे बन गए? वो पैरासाइट बन गए, वो परजीवी बन गए। बात समझ आ गई? तो है तो ये भी यूकैरियोटिक जीव। तो जितने भी यूकैरियोटिक जीव है, समझ लीजिए, इतनी बात समझ के चलेंगे कि जितने भी यूकैरियोटिक है, यानी कि आधुनिक सेल्स वाले जीव हैं, उन सब के अंदर 2 जगह आपका डीएनए पाया जाता है। सबसे पहले पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, 2 जगह ये आपका 101% मिलेगा। अब बात आती है तीसरी जगह। अब एक तीसरी जगह और होती है जहां पर आपको डीएनए की कॉपी मिलती है। कौन सी है बच्चों? वो तीसरी जगह कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लेस? नाउ अब वी कम ओनली फॉर प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट्स का नाम आ जाता है। बच्चों प्लांट्स के पास जो तीसरी जगह होती है जहां पर आपको डीएनए की कॉपी हमेशा परमानेंट रूप से मिलेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि पौधों में ऐसी कौन सी 2 जगह है जहां पर आपको केंद्रक के अलावा अभी न्यूक्लियस, वहां पे डीएनए मिलता है। तो प्लास्टिड्स। और बच्चों प्लास्टिड्स होते हैं 3 तरह के, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चों तीनों ही जगह, अब आप कहोगे कि मैम कौन से वाले में डीएनए मिलता है, तो हम आपसे कहेंगे बच्चा जी कि तीनों ही जगह पर आपको डीएनए मिलता है। तीनों ही जगह आपको डीएनए की कॉपी मिलती है। पेपर में चाहे आपसे क्रोमोप्लास्ट पूछे, चाहे पेपर में क्लोरोप्लास्ट पूछे, चाहे पेपर में ल्यूकोप्लास्ट पूछे, तीनों जगह आपको डीएनए की कॉपी। एक ये क्वेश्चन आप बहुत गलत करते हैं। तो अच्छा, अब आइए आगे। अब मैं तीनों की खूबियां आपको बहुत ध्यान से बता, सुन लीजिए, 5 मिनट लगेंगे, बस आराम से कॉन्सेंट्रेट करिए और एक एक करके पकड़ते रहेंगे। सबसे पहले आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट, बच्चों नाम से पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि यही वो जगह है जहां पर आपको क्लोरोफिल मिलता है, और क्लोरोफिल के बिना कोई पौधा खाना नहीं बना सकता। ठीक है, ये कैसे रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। और ये हरे रंग का क्यों होता है? मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है, समझ आ गया गाइस? क्लोरोफिल का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस। इसका मुख्य कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल के बारे में आपको 2 विशेष बातें और बताती हूँ कि साधारणतया क्लोरोफिल जो है वो 2 तरीके का होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और बच्चों एक आपकी लाल एल्गाई होती है, रेड एल्गाई। रेड एल्गाई दुनिया में अकेला ऐसा पौधा है, अकेला ऐसा जीव है जिसके पास क्लोरोफिल सी भी आपको मिलता है। क्लोरोफिल सी भी आपको मिलता है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली पौधों में आपको ए और बी मिलता है। मेन जो क्लोरोफिल होता है, मुख्य प्राइमरी क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, प्राथमिक क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, वो होता है ए। ए के बाद अगला आ जाता है बी और उसके बाद आ जाता है सी, यानी कि रेड एल्गाई क्लोरोफिल सी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वजह से हरा हो गया, कितने तरह के क्लोरोफिल हो गए। ठीक है, और बच्चों मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है ये भी मैंने आपको बताया था। कौन सी लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है? रेड लाइट में और इंफ्रारेड लाइट में। ये 2 ऐसी जगह है जहां पर आपको मैक्सिमम गाइस, वहां पर आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गई है सारी बात? यहाँ तो कोई भी डाउट हो,
दिमाग में कोई क्वेश्चन, पुरानी क्लासेस से कोई क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला था कि जब भी हमारी लाइव क्लास होगी उस समय आप अपने सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके रखिएगा और हमसे पूछिएगा। जो भी आपको बायोलॉजी में, जनरल साइंस में, कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है गाइस, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरी क्लास में आकर बिल्कुल ही मिल जाता है। और अगर आप मेरी क्लासेस के रेगुलर वॉचर है, रेगुलर व्यूअर है, तो आपका कोई क्वेश्चन साइंस का गलत होना ही नहीं है। आप ये मान के चलिए, फिर आपको हम गारंटी देते हैं कि आप अगर रेगुलरली मेरी क्लासेस वॉच करते हैं, रेगुलरली नोट्स बनाते हैं, रेगुलरली मेरे साथ रिवाइज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन पेपर में 100 में से कम 98 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। दैट इज माई गारंटी। ठीक है, तो क्लोरोफिल्म के अंदर भी क्या होता है, खाना बनाता है, मैक्सिमम रेड और इंफ्रारेड के अंदर होता है, मैग्नीशियम मिलता है, 3 प्रकार का होता है, तीसरा केवल रेड एल्गाई में मिलता है। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब आगे बात करूंगी अगला। अगला आता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको शब्द का ही मतलब होता है, ल्यूकोप्लास्ट शब्द का ही मतलब होता है अवर्णी। ठीक है, अवर्णी यानी कि ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं है। इसके क्या, इसके अंदर डीएनए होता है? यस, इट कंटेन्स डीएनए। ठीक है, पक्का इसके पास डीएनए होता है। और बच्चों उसका मुख्य काम क्या है? भंडारण करना। जब खाना बन जाता है तो घर में हम भोजन को कहीं पे स्थानांतरित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, स्टोरेज यानी कि भंडारण कर लेंगे। ठीक है, अब ये बच्चों ल्यूकोप्लास्ट आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, मैं आपको उसकी लोकेशन बता रही हूँ। बीज, रूट्स, ठीक है, यानी कि रूट्स, बीज और स्टेम, ये 3 जगह आपको भर भर के ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं, बीज, रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ जाओ। अब बच्चों कलर तो उसमें होता नहीं, अंदर जो भी चीज मान लीजिए अंदर, अब जैसे आप पीली दाल खाते हो, कहते हो ना पीली दाल है, लाल दाल है, हरी दाल है, काली दाल है, नाम ऐसे ही लेते हो ना जब दालों के नाम याद नहीं होते। तो आपने कभी सोचा है कि वो दालों को जो रंग मिलता है कि भाई मूंग की दाल हरी होगी, धुली हुई वाली पीली होगी, है ना, और उड़द की दाल काली होगी, और एक लाल दाल आती है उसको मसूर की दाल बोलते हैं कि वो जो है आपकी वो लाल कलर की बनती है। तो ऐसा कलर्स कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा है गाइस कि वो कलर्स कहाँ से आते हैं आपके? बच्चों वो कलर्स आते हैं जो अंदर उनके अवयव होता है। ल्यूकोप्लास्ट में 3 तरह की चीज अंदर होती है। आइए जरा दिखाती हूँ आपको। ल्यूकोप्लास्ट में 3 प्रकार की चीजें बच्चों भरी होती है। एक होता है इसके अंदर स्टार्च, दूसरा होता है इसके अंदर ऑयल, और तीसरा इसके अंदर होता है प्रोटीन। तो ये तीन तीन कैटेगरी के ल्यूकोप्लास्ट आपको मिलते हैं नेचर में। ठीक है, तो पहला आता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या जनरेट करता है? ये स्टार्च का भंडारण करता है। क्या करता है? ये वसा का भंडारण करता है। दूसरा अमाइलोप्लास्ट के बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका इलायोप्लास्ट। बच्चों इलायोप्लास्ट का मतलब होता है ऑयल, इसे ऑयलियोप्लास्ट भी कहते हैं। ऑयल यानी के फैट्स, जैसे कि आपके जैसे सरसों का तेल हो गया, तो सरसों का तेल जो तेल है वो सरसों के बीज से निकलता है ना। ये आपका मूंगफली का तेल हो गया, या आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, या आपका लिंसीड ऑयल हो गया। कोई भी जिस भी बीज से आप लोग तेल निकाल रहे हो, यानी कि जितने भी तिलहन होते हैं यहाँ पर, आप जितने भी तिलहन यानी के ऑयल सीड्स होते हैं, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलायोप्लास्ट। और तीसरा बच्चों यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल आता है इटायोप्लास्ट। इटायोप्लास्ट नाम से पता चल रहा होगा, ये प्रोटीन का भंडारण करते हैं। इसका भंडारण करते हैं प्रोटीन का। जैसे जितनी भी दालें बच्चों, जितनी भी दालें है ना आपकी पल्सेस, वो सब इटायोप्लास्ट का एग्जाम्पल होती है। जितने भी प्रोटीन का भंडारण होता है वो सब उसका परफेक्ट एग्जाम्पल, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, राजमा हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है? दे ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इटायोप्लास्ट। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? ये इटायोप्लास्ट कैटेगरी से बिलोंग करेंगे आपकी। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये चलते रहिए आगे, है ना। रिवाइज आपको हम फटाफट से करवाते जा रहे हैं। और चलिए, तो ये तीनों प्रकार के आपको हो गए। आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, सामने आ जाइए। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है रंग बिरंगा। ये ज्यादातर बच्चों आपको कहाँ मिलते हैं नेचर में? अगर आप मुझसे पूछो मैम इसकी लोकेशन क्या है, तो भैया हम बोलेंगे इसकी लोकेशन है जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, और फ्लावर्स, ठीक है, ये इन सब में जो कलर्स आपको नजर आते हैं, जैसे बैंगन काला है, स्ट्रॉबेरी लाल है, सेब लाल है, ये जो सब आपको मिल रहा है ना,
ये किससे मिल रहा है? कलरफुल प्लास्टिड्स, है ना। और मैंने अभी आपसे बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड्स में भी डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आ गया समझ में पॉइंट? ठीक है। उसके अलावा बच्चों देखिए, ये तो तीनों चीज मैंने आपको कवर करा दी। क्रोमोप्लास्ट में जितने भी, जिसको आप कहते हैं पिगमेंट्स, जितने भी वर्णकों की आप बात करते हो ना, तो वो सारे वर्णक किसमें आ जाते हैं? वो सारे वर्णक आपके आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के। ठीक है। अब आ जाओ वैक्यूल्स। अगला बच्चों जो सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी आपसे करा था कि वैक्यूल जो होते हैं उसको हम ऐसे नॉर्मली भाषा में बोलते हैं रसधानियां। क्या बोलते हैं? रसधानियां। इसमें सॉलिड और लिक्विड पदार्थों की स्टोरेज की थैली होती है बच्चों। प्लांट्स में बहुत बड़ी होती है, आप देख रहे हो, ये देखो कितनी बड़ी है। मतलब सबसे ज्यादा जो, अगर प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो शायद यही होगा साइज वाइज, क्योंकि इसको बहुत सारी चीजों का भंडारण करना होता है, गैस का, इसका काम होता है गैसों का एक्सचेंज करना, विनिमय, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और बहुत सारी जो पौधा अपना जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है गाइस, तो बहुत सारे केमिकल्स बनाता है, फिर उनको प्रोसेस करता है, तो वो सारा उसको एक अरेंजमेंट चाहिए सारी चीजें रखने के, है ना। तो वो यहाँ पर इसी वैक्यूल के अंदर उसको स्टोर करता है। एनिमल्स के अंदर ये मिलती है लेकिन बहुत छोटी होती है और बहुत सारी होती है। एनिमल्स के अंदर जो मिलती है बहुत छोटी होती है, साइज बहुत छोटा होता है इनका, और ये बहुत सारी होती है। आगे बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ। देखो, तो पौधों के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा जो एरिया होता है यही होता है सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ। कितना एरिया होता है इसमें? 50 से 90% तक एरिया ये सेल का कवर करके रखता है, और ये पौधे के सेल को ठस करके रखता है एकदम से। अब आप देखो, आप कभी रबड़ के पेड़ को काटो, उसमें से रबड़ का दूध निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता? या आप पेड़ों से गोंद वगैरह, आप लड्डू खाते हो, कुछ खाते हो, तो पेड़ों से जो गोंद निकलता है वो क्या किया जाता है? तना है, उसमें कट लगा दिया, तो वहां से गोंद रिश्ता रहता है। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों वो सब कहाँ एक्चुअली में स्टोर कहाँ हो रहा है? ये सब चीजें कहाँ स्टोर हो गई? ये सब आपकी स्टोर हो गई है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर। ठीक है। यही पौधों को रिजिड बनाती है ना। अमीनो एसिड हो गया, पौधों के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है, शुगर है, बहुत तरह के केमिकल्स हैं, बहुत तरह के टैनिन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, प्रोटीन्स है। तो व्हाटएवर जो भी पौधे का, जो भी रखने का स्टोर, मतलब एक कह लीजिए वेयर हाउस, ये पौधे का वेयर हाउस है ये। ठीक है। तो ये वेयर हाउसिंग, जितना भी पौधे का वेयर हाउसिंग वाला जो काम है वो आपका कहाँ हो रहा है? वैक्यूल्स के अंदर हो। ठीक है। और ये देखिए बच्चों, ये एनिमल सेल है। अभी अमीबा है, अमीबा का जरा आप अगर ध्यान से डायग्राम देखोगे तो अमीबा के अंदर आपको फूड वैक्यूल, यहाँ पे खाने के लिए एक अलग से वैक्यूल उसने रखा हुआ है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अलग है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या कर रहा है? हालांकि अब अमीबा को एनिमल बोलते हैं, तो अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? डिफ्यूजन ऑफ गैस। बच्चों ये अमीबा को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिपादन यानी कि एक्सचेंज करने में मदद करता है, उसको सर्वाइव करने में मदद करता है। आगे बात समझ में? तो आप देखो, एक इसमें खाने का वैक्यूल अलग हो गया, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अमीबा भी, यानी कि अमीबा बहुत छोटा जीव है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक जीव है, जहां से आगे हम मल्टी सेल्यूलरिटी पे पहुंचते हैं। तो बच्चों इसने भी अपने पास दो तरह के वैक्यूल्स को रखा हुआ है, एक वैक्यूल खाने के लिए और एक वैक्यूल सांस लेने। लाइसोसोम है देखो उसके पास, इसके पास सूडोपोडा है। सूडोपोडा अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई अमीबा के चालक यंत्रों का नाम बताइए, अमीबा चलता कैसे है? सूडोपोडा, सूडो माने नकली और पोडा माने पैर, यानी कि नकली पैर। ये अपनी त्वचा को ही अपने पैर बनाकर आगे की तरफ बच्चों खिसकता रहता है। ठीक है ना। और ये देखिए, अब बच्चों वैक्यूल्स के बारे में बहुत जबरदस्त बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। बच्चों आपने देखा होगा कुछ पौधे पानी में तैरते रहते हैं, उसको आप कहते हो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। या फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान में उगते, जैसे कैक्टस हो गया, ओपनशिया हो गया। बच्चों ये अपने अंदर पानी भर के रखते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, जो इसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनके पास स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं जो पानी को अपने अंदर या हवा को स्टोर करके रखते हैं। तो हवा हवा अंदर स्टोर हो जाएगी, तैरना शुरू कर देंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे इसके बाद। तो ये पानी में क्या होगा? पानी में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर वैक्यूल्स बहुत अलग अलग तरह के बच्चों काम जो है वो आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो वैक्यूल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे हमारे लिए। वैक्यूल्स का तो मेन काम यही होता है कि बच्चे ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ स्टोर कर लिया, कोई विशेष प्रोटीन स्टोर कर लिया, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट स्टोर कर लिया, उसके अलावा तो बच्चों यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं होता। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये है guys।
तो बच्चों कोई भी अगर आपको डाउट है यहाँ तक पूछ लीजिए, इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो उस चैप्टर से रिलेटेड, कहीं पर आपने कुछ भी पढ़ा हो, कोई डाउट हो दिमाग के अंदर, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। चलिए अब बच्चों एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पर और बताने की मेरा मन है। बच्चों जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं ना, ये बहुत बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, हमारे डिस्कस्ड क्वेश्चन आए हैं साइंस में लगभग। बच्चों प्लांट सेल के अंदर और मेजरली क्या क्या चीज है, देखिए जैसे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, तो सबसे मेन जो कंपैरिजन होता है वो तो सेल वॉल का, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। प्लांट सेल के पास जो है आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, लार्ज वैक्यूल्स, यानी कि बड़ी बड़ी रसधानियां आपको मिलती, यहाँ पर आपको स्मॉल वैक्यूल्स मिलती। और चौथी चीज बच्चों, पौधों के अंदर नो सेंट्रोसोम, इनके अंदर सेंट्रोसोम नाम का एक होता है सेंट्रोसोम, तारका का, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तारका का। तो बच्चों सेंट्रोसोम यहाँ पे होता ही नहीं है प्लांट सेल के पास, यहाँ पे ये केवल पौधों के पास प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल सेल का विशिष्ट पार्ट है, एनिमल सेल का सेंट्रोसोम। ठीक है, इसका काम क्या होता है सेंट्रोसोम का? तागा का, देखने में ऐसा लगता है तागा जैसा, इसमें ऐसे बच्चों ट्यूब्स होती हैं, मतलब में अगर आप देखोगे इस तरह के, इसमें ऐसे ये ट्यूब्स बनी होती है लंबी लंबी, ये इस तरह के चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है क्या बच्चों, ये जिस समय आपका मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस समय रिप्रोडक्शन के बाद मियोसिस होता है यानी कि फीटस जब बन रहा होता है मियोसिस के बाद, तो उस समय बच्चों ये स्पिंडल फाइबर यानी कि क्रोमोसोम के अलग अलग अक्ष पे, है ना, अलग अलग, जैसे जायगोट जब बनता है तो 1 साल का 2, 2 का 4, तो ये अलग अलग एक्सिस पर उसको मियोसिस में मदद करता है। तो इट एक्चुअली हेल्प इन द मियोसिस प्रोसेस। तो ये केवल एनिमल सेल का ही पार्ट होता है, ये आपको याद रखना पॉइंट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट दिमाग में आ रहा हो, कोई भी और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो वो पूछ लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है वो भी। ठीक है, अच्छा आज का